Hello everybody, I am Agraj. In the today's video, we are going to discuss in detail about how to deal with the NEET chemistry. So all of you know that chemistry is an important subject in NEET. Not only physics and biology, but chemistry also plays a significant role in actually scoring the good marks. Chemistry is such a subject which can decrease your rank. That is, it can actually help you in order to secure a good rank in your NEET examination, because chemistry is found to be easier as compared to physics. And if I talk about comparison between chemistry and biology, so chemistry is even easier than biology if you think practically. So आज का वीडियो ये यही है कि हम केमिस्ट्री अपनी कैसे अच्छी कर सकते हैं नीट के लिए. सो यदि मैं मेरी बात करूँ तो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे केमिस्ट्री में बहुत लगाव था पहले से ही. तो केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एक हेट्रोजेनस सब्जेक्ट है. इसका मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री 3 सब सब्जेक्ट से बना एक सब्जेक्ट है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स को केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स. यदि मैं मेरी बात करूँ तो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. फर्स्ट नंबर था मेरा केमिस्ट्री में. मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं केमिस्ट्री में as compared to physics and biology. So there are 3 subjects into which the main subject chemistry have been divided. First, physical chemistry. Second, organic chemistry. Third, inorganic chemistry. So इन तीनों सब सब्जेक्ट्स की यदि हम बात करें तो एक दूसरे से ये पूरे अलग अलग हैं. ठीक है, भले ही ये तीनों केमिस्ट्री ही हैं, बट ये तीनों में बहुत सारी विशेषताएं हैं, डिफरेंसेस है, जिनकी वजह से हमने इन्हों 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है, यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो एज सच नाम ही बता रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिक्स जैसा होता है. यहाँ आपको प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे. नीट की यदि हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, किमान 11 to 12. हाँ, 11 से 12 क्वेश्चंस नीट एग्ज़ाम में फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं. और ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे. यहाँ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जैसे मैंने फिज़िक्स के लिए डिस्कस किया था आपके साथ कि फ़िज़िक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, फिज़िक्स कैसे की जाए नीट के लिए, उसी तरह से सेम पैटर्न आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यूज़ टू करना है. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको वही क्या करना है, पहले तो अच्छा सा टीचर चूज़ कर लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स इज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर यू टू एक्चुअली बिल्ड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रूट. देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड द मॉडर्न साइंस और मॉडर्न पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. सो जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिस है ये है मोल कॉन्सेप्ट. उसके बाद आपको पढ़ना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर. ये 2 चैप्टर बेस है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये आपको पहले करने होंगे. उसी तरह से यदि हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाने होते हैं, अच्छे क्वालिटी के. ठीक है, पहले तो स्टेप 1 क्या है फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे करने के लिए, आपको चूज़ अ राइट टीचर. आपको अच्छे से टीचर चूज़ करना होता है, या जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसको चूज़ करना है. ठीक है, उसके बाद टीचर चूज़ कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर देख के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डीबीपी से. और मॉडल की यदि हम बात करें तो पीडब्ल्यू की मॉडल आप यूज़ कर सकते हो. जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अलग बुक में लिख के रखो और वही रिवाइज करो. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं चैप्टर और बहुत सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, और रिवीजन करने के वक्त उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाना भूल जाते हैं, जिसके कारण थ्योरी अच्छी हो जाती है उनकी, बट न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं होते. और नीट में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उनका स्कोर तभी भी अच्छा नहीं होता इन स्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग टू मच न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं यदि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे मैथमेटिकली क्वेश्चंस आएंगे. नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12, ये आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना. तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है सरफेस फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बेस होते हैं. ये आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. बट देखो, यदि आपको 12th क्लास चालू करना है बाय स्किपिंग क्लास 11, सो देयर आर सम चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री दैट यू हैव टू कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल केमिस्ट्री फॉर क्लास 12. दीज चैप्टर्स आर मैंडेटरी फॉर यू, एंड दोज चैप्टर्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू डिस्कस और दैट यू हैव टू कवर अप before starting the class 12 are:
फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर. You can skip the 2 chapters, thermodynamics and equilibrium, which include chemical equilibrium as well as ionic equilibrium, if you are only thinking about both. But if you are thinking about NEET, then you have to cover each and every chapter. So it was about physical chemistry, and I hope all of you have understood. Now the second part of the chemistry is organic chemistry. Now how to deal with organic chemistry, because most of the students feel this subject boring, because in organic chemistry there is no any such thing or such part which is interesting. But if a particular student actually try to read organic chemistry, then it will be found to be boring. It is necessary for you to understand some basic concepts in organic chemistry, and those all the basic concepts from organic chemistry have been given in the GOC, that is General Organic Chemistry, class 11. So you come to know that most of the chapters of organic chemistry have been given in class 12. But if you have to understand those chapters from organic chemistry, it is necessary for you to actually cover up all the details for understanding those chapters, and that particular detail about organic chemistry is given in the chapter General Organic Chemistry, GOC, class 11. Actually the name of the chapter is some basic concepts of organic chemistry, principles and processes, and commonly we come to know this chapter as GOC, that is General Organic Chemistry. So there are some important topics that you have to cover in order to understand organic chemistry, because मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है. ये क्या करते हैं कि 11th क्लास को स्किप करके डायरेक्ट 12th क्लास में जो भी चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पढ़ने को बैठ जाते हैं, बिकॉज 12th क्लास के केमिस्ट्री का पार्ट 2 पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ठीक है, तो यदि केमिस्ट्री समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे आपका हो गया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, उसके बाद हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, उसके बाद हो गया आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है आपका, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN1 SN2 जो भी होगा. तो ये पूरा डिटेल आपको पहले पढ़ के रखना है आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यदि आप ये पढ़ोगे तो ही आपको क्लास 12 के चैप्टर समझ आएंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल लाइन फ्रॉम द पेस ऑफ योर हार्ट फ्रॉम द क्लास 12. सो पहले आपको क्लास 11 अच्छे से करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिर ही आप क्लास 12 को हाथ लगाइएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या हो जाता है कि क्लास 11th में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर्स हैं, पहला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हाइड्रोकार्बन, बाकी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में दी हुई है. तो क्या होता है कि बहुत सारे नीट एस्पायरेंट इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ के क्लास 12 के चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिनके कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनको कुछ नहीं समझ आता. तो यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th में और आप क्लास 12 में अभी रनिंग में पढ़ रहे हो, तो पहले तो आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, एंड सेकंड यदि हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन. यदि हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा तब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, GOC आपको पढ़ना ही है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बिकॉज यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आपका नीट में तो नुकसान हो गई, उसके साथ साथ बोर्ड्स में भी होगा, बिकॉज एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैव बीन गिवन इन क्लास 12. therefore it is necessary for you to be handy with all those things which are given in class 11. then and then only you can understand those concepts that have been given in the class 12. ठीक है, चलो. हाँ, और उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी. क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं फैक्ट बताता हूँ, आप कितना भी पढ़ो बट क्वेश्चन फंसेगा ही आपका एग्ज़ाम के बाद. कितना भी पढ़ो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खोद के पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, बिकॉज प्रत्येक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट लेके देता है आपको. इसके कारण मैंने बोला है जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उतने ज़्यादा नवीन कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, और इस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसीड कर सकते हो. क्योंकि क्या होता है, जनरली स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बट वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन. तो क्या होता है कि टेस्ट में सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी उनके क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते नहीं हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. आपको बुक वगैरह कुछ नहीं लगाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप अच्छे से टीचर रेफर करो. जैसे मैंने टीचर रेफर किया था पंकज सर फ्रॉम PW, आप सबको पता ही होगा, बहुत अच्छा सिखाते हैं, डीप में सिखाते हैं, बहुत क्वेश्चंस लेते हैं क्लास में, और ये सब कुछ वो करते हैं. ठीक है, ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, यदि मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को बोरिंग सा लगता है, बट मुझे तो नहीं लगता था, मेरा तो फेवरेट था.
क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. If you are not interested in solving questions that is from physical chemistry and you are not interested in learning mechanism from organic chemistry, then the only branch of organic chemistry with which you have been left behind is the inorganic chemistry. And inorganic chemistry is absolutely dicto like a biology. ये नीट एस्पिरेंट ही रिलेट कर पाएंगे बिकॉज उनको रटने की आदत होती है. तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर सकते हो, बट क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़राब भला बुरा बोलते रहते हैं. बट नहीं, यही एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के अंदर जो आपको स्कोर अच्छा दिला पाएगा. And you must remember, you will be got shocked that out of 45 questions in the chemistry section that have asked in NEET examination, about 70 to 20 questions are from inorganic chemistry. I will repeat that in Hindi. 45 questions जो कि केमिस्ट्री के अंदर हैं नीट के अंदर, उसमें से मीन्स 45 क्वेश्चंस में से 17 से 20 क्वेश्चंस ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही बेनिफिट है कि क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, आपको टाइम नहीं लगता सॉल्व करने के लिए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप 1-2 सेकंड में ही कर पाते हो, क्योंकि जो आपने रटा वही क्वेश्चन आएगा, वही आपको टिक करना है. इसमें क्या है बताओ, आप ही बताओ. आपने जैसे कौन सी पोएम पढ़ी और उस पर क्वेश्चन दिए तो फटाफटी तो करोगे आप, क्योंकि ये पूरा रट्टा बेसिस होता है. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही बेनिफिट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री इज हाई एंड हेंस इट कैन सेव योर मच ऑफ टाइम बिकॉज देयर आर नो न्यूमेरिकल्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मोस्ट ऑफ द questions from the inorganic chemistry are theoretical. They are based upon your theoretical knowledge that you have learned in both the classes. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया है कि केमिस्ट्री को कैसे मैनेज किया जाए. और आपको मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो प्रत्येक ब्रांच के लिए आपको अच्छा टीचर चूज़ करना है. बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी नोट डाउन दैट आउट ऑफ 100% द स्टूडेंट्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स result depends upon 70 to 80% of what type of teacher from which he is actually taking education. So the teacher must be based in order to treat a particular student. Okay, because as I had already told you, one of the most important thing that you can achieve success or you can succeed in exam, but for that it is necessary for you to have a proper guidance. So इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं. आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को. क्योंकि क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर भी आपको थोड़ा गाइडेंस एज पर रिक्वायर्ड ही होता है. फिज़िक्स में तो चाहिए होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री भी समझ नहीं आती, तो आप केमिस्ट्री का भी जो है वो आप शेयर कर सकते हो. और ये सिर्फ फिज़िक्स में नहीं है, बट केमिस्ट्री में भी आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट आएगा. ठीक है, बहुत सारे मुझे पूछेंगे कि आपका स्कोर क्या था केमिस्ट्री के अंदर. सो मैं यदि बात करूँ, मेरा स्कोर जो था वो 145 था, 145 आउट ऑफ 180. जो मेरे मार्क्स कम हुए वो बायोलॉजी के कारण ही हुए, थोड़ा लेंदी था बायोलॉजी का पेपर, बट एज सच मेरा केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड हेंस आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माई नीट केमिस्ट्री एंड माई परसेंटेज वॉज हाइएस्ट इन केमिस्ट्री. But obviously you come to know that in NEET exam the rank is decided by biology. Okay, but now it is to be remembered, ये आपको ध्यान रखना है कि from NEET 2024 the rank deciding subject will be your physics. So please all the best and perform good for your physics. So thank you everybody. If you like my video then you can subscribe my channel for further notification. Thank you everybody.